स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। प्रशांत अपनी नौकरी से आज रिटायर हो रहे थे। काफ़ी खुश थे वो। सिक्योरिटी गार्ड की इनकी नौकरी थी। अब इनके जो दोस्त थे इनका इकट्ठा था। अब इनमें से एक दोस्त ने, वैसे तो ये सवाल काफ़ी कॉमन है लेकिन पूछ ही लिया कि भाई प्रशांत ये बात बता कि इतने साल तूने नौकरी की है, कहाँ पे? मुर्दा घर में। तुझे कभी डर तो नहीं लगा? और कभी कोई, यार हमने तो मुर्दा घर के कई किस्से सुने हैं कि मुर्दा घर में ऐसा होता है वैसा होता है, वहाँ पर भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। तूने तो यार काफ़ी साल वहाँ पे नौकरी की है, क्या कभी तुझे डर नहीं लगा? और यहाँ तेरा कभी ऐसे किसी खौफनाक किस्से से सामना हुआ? तो प्रशांत हंस के कहते हैं कि भाई सब कुछ हुआ, डर भी लगा, खौफनाक किस्सों से, कुछ प्रेतों से सामना भी हुआ। तो फिर उनके दोस्त पूछते हैं कि भैया अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर तूने नौकरी छोड़ी क्यों नहीं, कहीं और क्यों नहीं की? तो प्रशांत कहते हैं कि भाई जो ये मजबूरी होती है ना, ये सब कुछ करा लेती है। अब रोजी रोटी कमानी है तो फिर कहीं और काम मिलेगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब एक दूसरा दोस्त उनकी एक बात पर गौर कर चुका था कि हाँ भाई सब कुछ हुआ, प्रेतों से सामना भी हुआ। तो दोस्त कहता है कि भाई पहली बात तो ये तुझे बता कि चलो माना मजबूरी है, लेकिन तुझे ये जॉब मिली कैसे? और मैंने तेरी एक बात पकड़ी है कि भाई तूने प्रेतों को देखा है, क्या सच में? तो प्रशांत कहता है बिल्कुल सच में। तो फिर उनका दोस्त पूछता है तो बता भाई क्या हुआ? प्रशांत फिर बताते हैं कि भाई जो मेरे पिता थे, मैं अभी छोटी उम्र में ही था तो मेरे पिताजी चल बसे। अमूमन मैं 15 साल के आसपास का था। पढ़ाई का मुझे बहुत शौक़ था और मैं तकरीबन हर साल अपनी क्लास में उत्तीर्ण भी होता था। अब पिताजी के जाने की वजह से, वैसे ही हम घर से काफ़ी गरीब थे, तो हमारी तो कमर ही टूट गई। मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा और मुझे नौकरी करनी पड़ी एक सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे मैं एक ज्वेलरी के शोरूम में मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब कुछ वर्ष तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे भी थे, मालिक भी काफ़ी अच्छे थे, किसी तरीके की कोई कमी आने नहीं देते थे। घर का जो गुजारा था वो भी ठीक ठाक चल रहा था, शादी भी हुए, बच्चे भी हुए। लेकिन एक दिन अचानक मालिक चल बसे। अब उनके जो बेटे थे वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते थे, तो फिर उन्होंने अपना बिजनेस सारा वाइंड अप किया और वो बाहर चलते बने, यानी फॉरेन कंट्री में। लेकिन मेरी नौकरी का क्या, मैं तो भाई बेरोज़गार हो गया। अब इतनी जल्दी मुझे नौकरी कहीं मिल भी नहीं रही थी। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? देखते ही देखते हमारे दिन फिर से फिर गए। फिर से हम उसी माहौल में आ गए जैसे मेरे पिता होते थे। जो भी इन्वेस्टमेंट बची थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और हर बीतते दिन के साथ मेरी चिंताएं बढ़ती जा रही थी कि बच्चों का स्कूल, खाना, घर का खर्च कैसे चलेगा। एक दिन बस मैं वैसे ही परेशान कभी इधर उधर घूम रहा था कि कोई मुझे नौकरी मिल जाए। मुझे मेरा एक दोस्त मिलता है। अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आती है, अरे प्रशांत। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये था रियाज और मैं कभी इकट्ठे स्कूल पढ़ा करते थे। रियाज तो वैसे पढ़ने में काफ़ी नालायक होता था और वो मुझे देखता है और कहता है कि भाई तू कहाँ पे? तो कहता है बस यार मैं वहीं पर बाज़ार में कुछ आया था काम करने, तो समय तो मेरे पास तो समय था, वो भी आज कहीं छुट्टी पे था और बाज़ार कहीं सामान वगैरह लेने आया था। अब हम बैठ के चाय पी रहे होते हैं। अब रियाज पूछता है कि भाई कहाँ पे नौकरी करते हो? तो मैं फिर उसको बताता हूँ कि भाई मैं नौकरी करता हूँ, नहीं नौकरी करता था। फिर मैं अपनी उसको सारी कहानी बताता हूँ कि ये कुछ हुआ मेरे साथ। इत्तेफाक से रियाज भी सिक्योरिटी गार्ड ही था एक हॉस्पिटल में। रियाज कहता है कि भाई मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ और सिक्योरिटी गार्ड की मेरी जॉब है। ये तो बड़ी अजीब बात है भाई, हम दोनों सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। तू तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन किस्मत देखो, अगर तेरे पिताजी तुम्हारा साथ ना छोड़ते, उनको कुछ ना होता तो आज तो मुझे पक्का विश्वास है कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे काम कर रहा होता। लेकिन अब किस्मत का खेल है। प्रशांत जब ये बात सुनते हैं तो नेचुरली बात है भाई, दुख तो होता ही है। अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में इंसान ने कभी कुछ जो सोचा होता है और अगर वैसा ना हो और उसके होने की पॉसिबिलिटी तक भी ना हो तो इंसान तो मुरझा ही जाता है। प्रशांत का मुरझाया हुआ चेहरा देख के रियाज कहते हैं कि भाई देख, एक नौकरी है। बस प्रशांत की ये सुनने की देर थी। प्रशांत कहता है भाई कहाँ पे, मैं कहाँ छोड़, जहाँ पर भी है मुझे बता भाई, मैं कर लूँगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो लग रहा है कि भगवान ने मेरे लिए तुझे भेजा है। तो रियाज कहते हैं कि भाई बात ऐसी है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। तो वहाँ पर नौकरी करना चाहे भी ना चाहे, मेरी बात तो सुन ले पहले। तो प्रशांत कहता है कि भाई बस नौकरी मतलब
2 नंबर का काम तो नहीं है ना। अगर 2 नंबर का कोई काम नहीं है तो फिर भाई मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि भाई बात है कि नौकरी जो है वो मेरे ही हॉस्पिटल में है और नौकरी है भी सिक्योरिटी गार्ड की। तो प्रशांत कहता है तो भाई देरी किस बात की, अपने मालिक से बात करना यार, मेरी भी करा दे नौकरी। तो रियाज कहता है कि भाई लेकिन जो नौकरी है जिस जगह पे, वो जगह कुछ अजीब है। तो प्रशांत कहता है यार तू कह तो रहा हॉस्पिटल में। तो रियाज कहता है कि मैं भी कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में ही है, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ पर अमूमन कोई गाहे बगाहे नौकरी करना चाहता नहीं है। तो प्रशांत कहता है यार ऐसी कौन सी जगह पे आ गई, बता मुझे। तो फिर रियाज कहते हैं कि भाई मुर्दाघर। अब प्रशांत जैसे ही मुर्दाघर का नाम सुनते हैं तो एक पल के लिए वो सन तो रह जाते हैं, शायद उनके दिमाग में सेकंड थॉट भी आता है, लेकिन उसी समय इनको ये भी याद आता है कि जो मेरी सेविंग्स बची है वो तो सिर्फ कुछ ही दिन की मेहमान है और उसके बाद तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो क्यों ना मैं नौकरी ही करूं। और मुर्दा घर में तो मुर्दे होते हैं, वो मेरा क्या करेंगे। क्या सच में ऐसा होता है? शायद इस चीज़ का प्रशांत को जल्दी पता लगने वाला था। तो प्रशांत कहता है कि भाई देख, बात ऐसी है कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करना ना वहाँ पे। रियाज कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड का काम तो करना है, लेकिन भाई रात की ड्यूटी है। तो प्रशांत कहता है मैं कर लूँगा भाई। रियाज कहता है कि भाई जो तुझे लग रहा है वो इतना आसान है नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पर नौकरी करते हुए 10 साल हो गए हैं। मैं उस मुर्दा घर के बाहर अमूमन 2 या 3 घंटे के बाद एक राउंड मारता हूँ, वहाँ पर मतलब खड़ा नहीं होता। जो मेरी ड्यूटी है वो सारे राउंड लगाने की है, हॉस्पिटल का रात के समय में राउंड लगाने की है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं है। तो अमूमन 2 से 3 घंटे के बाद जो मेरी जो चक्कर है वो मेरा एक उस मुर्दा घर के आसपास लगता है। और 10 साल की नौकरी में मैंने कम से कम 20 से 25 सिक्योरिटी गार्ड चेंज होते देखे हैं। तो प्रशांत कहता है कि भाई उनको नौकरी कहीं और मिल जाती होगी। तो प्रशांत कहता है कि मुझे नौकरी करते 10 साल हो गए हैं, जो अस्पताल का मेन गेट है ना, वहाँ पर जो नौकरी कर रहा है उसको 25 साल हो गए हैं, जो अंदर वार्ड में बैठा होता है ना उसको तकरीबन 27 साल हो चुके हैं, और जो पार्किंग के आसपास नौकरी करता है ना उसको भी 15 साल हो चुके हैं। ऐसा क्या है उस मुर्दा घर के आसपास जहाँ पर 10 साल के अंदर, यानी कि मेरे देखते देखते कम से कम इतने लोग बदले हैं। प्रशांत कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मुझे नौकरी ना मिली तो मैं कहीं कहीं नहीं रहूँगा, और मेरी कोई इतनी जान पहचान भी नहीं है कि मैं उधार ले सकूँ किसी से, और अगर ले भी लिया तो दे कहाँ पे पाऊँगा उसको वापस। तो भाई प्लीज़ करा दे यार, मैं बहुत ज़रूरी है मुझे। अब रियाज कहता है कि देख भाई, मैं तो तुझे नौकरी के बारे में चाहता हूँ, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि तुझे तेरी नौकरी लगे, इसलिए तो तुझे बता रहा हूँ, लेकिन अब जो कुछ उस नौकरी में कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में आगाह करना भी तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। तो प्रशांत कहता है बिल्कुल ठीक है। अब अगले दिन दोनों चले जाते हैं अपने जो मालिक होता है इनका, इस सुपरवाइज़र वगैरह होता है उससे मिलने, और वहाँ पर मिलकर कहते हैं कि जो लोग सुनील शर्मा का चैनल देखते हैं और उनको सब्सक्राइब नहीं करते, उनका क्या किया जाए। तो फिर सुपरवाइज़र कहते हैं कि भाई उनको बोलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो ये वीडियोस हैं उनको हर रोज़ हॉरर सुनने को मिले और वीकली पॉडकास्ट भी, और साथ के साथ उनको कह दिया जाए कि ज़रूर लाइक करें और इस चीज़ को एज अ रिक्वेस्ट लिया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। खैर, अब जब वो सुपरवाइज़र के पास जाते हैं तो सुपरवाइज़र को जब पता लगता है कि भाई उन्होंने काफ़ी देर ज्वेलरी शॉप पे काम किया, तो उनको प्रोफाइल ठीक लगती है। अब इसमें इतना भी क्या देखना, देखने में तो प्रशांत काफ़ी हट्टे कट्टे थे। फिर भी वो एक बार कहते हैं कि भाई जो मोर्चरी है यानी मुर्दा घर है, वहाँ पर आपको नौकरी करनी है और रात कितने से लेकर कितने बजे करनी है। तो प्रशांत कहते हैं कि सर कोई बात नहीं, मुझे रियाज ने बता दिया। अब सुपरवाइज़र बड़ी टेढ़ी नज़र से उनकी तरफ देख कर कहते हैं कि सब कुछ बता दिया। तो प्रशांत कहता है कि हाँ जी, सब बता दिया सर। सुपरवाइज़र अब रियाज की तरफ देखते हैं, तो उसके बाद सुपरवाइज़र कहते हैं देख लो भाई, सब कुछ ठीक ठाक है ना, चलो ठीक है जी, कल से तुम नौकरी पे आ जाना। अब प्रशांत आज काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो इनकी नौकरी लगी थी उसमें उनकी तनख्वाह थी पहली वाली नौकरी से काफ़ी ज़्यादा थी। और पहले वाली नौकरी में आमतौर पर क्या होता था कि दिन में सारे सुबह से लेकर रात तक का होता था, और काफ़ी काम जो होते थे जो दिन में नहीं कर पाते थे, और इनको
रात को करने पड़ते थे। और इस नौकरी में 5 दिन की नौकरी होती थी, 2 दिन की छुट्टी होती थी। शायद वो बैकअप करता होगा या इनको 2 दिन की छुट्टी थी, और ये चीज़ को लेकर काफ़ी खुश थे। और ये सोच रहे थे कि भाई ये रियाज तो बस मुझे या खुद ही इतना डरा हुआ था या मुझे डरा रहा था, लेकिन डराएगा भी क्यों भाई, उसने तो नौकरी दिलवाई है। लेकिन अब प्रशांत जिस चीज़ को कहीं ना कहीं अनसुना या कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे थे, वो उनके साथ होने वाला था। प्रशांत जब नौकरी पर जाना शुरू करते हैं तो कुछ ही दिनों बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इनकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। अब क्या होता है कि प्रशांत जब 1-2 दिन जाते हैं तो एक पैटर्न देखते हैं कि रियाज जो राउंड लगा रहा होता है तो हर 3-4 घंटे बाद इनके पास आता है, मिलता है। कभी कभी उसका एक साथ में और होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो भी होता है जिसकी ड्यूटी कहीं और होती है, लेकिन ये थोड़ी स्मोकिंग करने के लिए, टहलने के लिए कई बार एक साथ देखे जाते हैं। एक बार क्या होता है कि कुछ पुलिस वाले एक डेड बॉडी को लेकर आते हैं। पुलिस वालों के साथ भी इनकी हल्की फुल्की जान पहचान हो गई थी, कुछ दिन इनको आए को हुए थे, लेकिन इनका स्वभाव और काफ़ी अच्छा था। तो पुलिस वाला इनको मजाकिया तौर पे कहता है कि भाई आज जिसको लेकर आए हैं ना, ये बहुत बड़ा कातिल था, इनकाउंटर किया इसका, तो ध्यान से। ये हंस के कहते हैं कि भाई मुर्दा है, मर गया ना, आपने काम तमाम कर दिया, बस अब क्या है, अब ये जाएगा उस बॉक्स में बर्फ वाले, वहाँ पे पड़ा रहेगा। तो पुलिस वाला हंस के कहता है देखना भाई कहीं दोबारा जिंदा ना हो जाए, और जिंदा हो गया सबसे पहले तुझे मारेगा अगर ये बात इसने सुन ली तो। अब ये भी हंसने लग पड़ते हैं और उसकी बॉडी को अंदर जब रखा जाता है, जो भी प्रोसीजर होता है उसको पूरा किया जाता है, और ये बाहर आके बैठ जाते हैं। जब ये बाहर आके बैठते हैं तो कुछ समय जब अकेले होते हैं तो कुछ इनको ऐसा महसूस होता है कि जो ठंड है वो अचानक बढ़ गई है। हालांकि जो सर्दियों के इतने दिन तो कोई आए नहीं थे, कुछ अजीब से तरीके की नेगेटिविटी इनको महसूस हो रही होती है। जो कुछ दिन इनको काम करते हैं ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं था, लेकिन जो इनकी मनहूसियत इनको महसूस हो रही थी वो अचानक से ऐसे ख़त्म होती है कि आज रियाज और उनका दोस्त जो था वो वहाँ पर गुजर रहे थे, तो थोड़ी देर तो उनके साथ बातचीत करनी थी। अब ये इनको देखकर खुश हो जाते हैं कि थोड़ा सा माहौल लाइट होगा। जब ये बात हो रही होती है, प्रशांत जो है वो कुछ परेशान परेशान नज़र आ रहे होते हैं। उनका जो दोस्त है रियाज का साथ में खड़ा होता है, वो कहता है कि भाई क्या बात होगी, कुछ घर में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है? तो प्रशांत कहते हैं नहीं बस यार आज ना एक डेड बॉडी है, ये क्रिमिनल की कोई डेड बॉडी थी, काफ़ी बड़ा कोई सुना क्रिमिनल है, और वैसे ही हम हंसे मजाक में बात कर रहे थे पुलिस वाले, लेकिन बस उनके जाने के बाद ना मुझे बड़ी मनहूसियत सी, बड़ी नेगेटिविटी सी महसूस हो रही है। तो रियाज कहता है कि भाई अब तेरा काम ही ऐसा है। कहता नहीं यार आज तक तो इतना मुझे कुछ हुआ नहीं, आज ही स्पेशली क्यों हो रही है? तो उनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि भाई इतनी टेंशन लेने की क्या बात है, कई बार होता है, चल तो एक काम कर। उनके मन में पता नहीं क्या आता है कि वो अपने बाजू से, अब आप में से कई जो माता बगलामुखी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पीले से रंग का ब्रेसलेट होता है और वो आमतौर पर पहनते हैं। तो जो वो रियाज के फ्रेंड थे वो कहते हैं कि भाई ये देख, वो ना अपना ब्रेसलेट उतारते हैं, उनके मन में पता नहीं क्या आता है। तो वैसे वो मोली टाइप होता है ब्रेसलेट, मेटल का नहीं होता। तो वो कहते हैं कि देख मैं ना कल बगलामुखी माँ होकर आया था और मैं ना ये तू डाल ले, तेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो ये कहते हैं भाई ये तो आपका, कहते हैं भाई कोई बात नहीं, मैं घर में 2 दिन लेकर आया था, मैं दूसरा डाल लूँगा। तो प्रशांत कहते हैं भाई मुझे दूसरा डालना है ऐसे हाथ से। कहते कोई बात नहीं भाई, माता का प्रसाद समझ के रख लो और धारण कर लो। अब ये उस चीज़ को धारण कर लेते हैं। अब वो कुछ देर बात करके चल देते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपना काम करना था और तकरीबन 3-4 घंटे बाद अब दोबारा उन्होंने मिलना था। लेकिन ये 3-4 घंटे प्रशांत के लिए ऐसे होने वाले थे कि जैसा उन्होंने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। प्रशांत बैठते हैं उस मुर्दा घर में। अब आमतौर पर मुर्दा घर की स्ट्रक्चर क्या होती है कि जो मेन रूम होता है जहाँ पर बॉडीज़ को रखा जाता है उसमें, और उसका एक मेन दरवाज़ा होता है, फिर एक छोटा सा गलियारा होता है जहाँ पर एक टेबल लगा होता है, आमतौर पर सिक्योरिटी गार्ड चेयर पे बैठते हैं, और उसके आगे भी एक दरवाज़ा होता है। तो वो छोटा सा एक गलियारा होता है और एक शीशा लगा होता है बहुत बड़ा सा, कईयों पे नहीं भी लगा होता, लेकिन दरवाज़ा होता है, मजबूत दरवाज़ा होता है काफ़ी ज़्यादा, और शीशा लगा होता है, शीशे की खिड़की होती है, यानी कि वहाँ से आर पार देखा जा सकता है। जब प्रशांत उस गलियारे में बैठते हैं, यानी कि उस चेयर पर बैठते हैं जो गलियारे में होती है, फिर से वो मनहूसियत, फिर से वो डर उनको अजीब से तरीके का महसूस होने लग पड़ता है।
उनको लगता है कि आज कोई ना कोई उनके आसपास जरूर है। अभी प्रशांत ये सोच रहे होते हैं तो उनको नींद काफ़ी आ रही होती है और वो आगे जो टेबल होता है वहाँ पर अपना सर नीचे रखते हैं अपनी बाजुओं में और सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक से उनकी जाग एक बहुत तेज़ आवाज़ से खुलती है। जब वो देखते हैं जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, जो बाहर का दरवाज़ा है वो बड़ी तेज़ से बंद होता है। अब जैसे ही वो समझ पाते कि क्या हुआ, अचानक वो अपने सामने देखते हैं तो ये तो बस सन के सन रह जाते हैं, क्योंकि इनके सामने आमतौर पर जो छत होती है तकरीबन 15 फुट के आसपास की होती है, उतनी ही लंबी परछाई जिसकी लाल लाल आंखें थी वो इनके सामने खड़ी थी। और ये तो बस देख के वहां पर बिल्कुल स्टन के स्टन रह जाते हैं। और वो परछाई अंदर की तरफ जाती है जो मुर्दा करता, और ठीक वहां पर जाती है जहां पर वो लाश को आज रखा गया था। इनके देखते ही देखते वो जो ड्रॉर है वो हिलने लग पड़ता है, जैसे कि वो परछाई उस ड्रॉर के जैसे अंदर जाने की कोशिश कर रही है। बस ये तो सन के सन बैठे वहां पर देख रहे थे कि हो क्या गया। डर के मारे तो मानो जैसे इनका शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। वो परछाई कुछ देर वहां पर कोशिश करती है और फिर से वो देखते हैं कि वो दरवाजे के आर पार होती है और फिर इनकी तरफ आती है। इनके आसपास वो घूमना शुरू कर देती है, जैसे कि वो इनको कहना चाह रही हो कि जल्दी से उस डेड बॉडी का ड्रॉर खोलो। लेकिन ये तो अपनी जगह पर वैसे के वैसे बैठे थे। इनको उस परछाई का दबाव बिल्कुल महसूस हो रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे कि वो परछाई इनको हिला नहीं पा रही थी और ये तो डर से बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहे थे। फिर से क्या होता है कि वो परछाई जाती है उस दरवाजे की तरफ और एक बहुत तेज सी आवाज़ आती है दरवाजे से, और फिर उस ड्रॉर की तरफ जाती है और फिर वो जो लाइट है वो फ्लिकर होना शुरू होती है और दरवाजे का वो ड्रॉर जो होता है वो हिलना शुरू होता है। इस बार वो परछाई जो आती है शीशे से बाहर आती है और शीशे की तरफ ये देखते हैं कि काफ़ी बड़ा क्रैक हो चुका है। वो परछाई फिर इनके आसपास घूमना शुरू होती है, जैसे कि वो कह रही हो कि जल्दी से उठो और मेरे जो शरीर है उसको बाहर निकालो ताकि मैं दोबारा से उस शरीर में जा सकूं। ये तो बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहे थे, ना ही परछाई उनको हिला पा रही थी। मुताबिक इनके की घुर्राने की आवाज़ें, उस परछाई का जो डर है वो तो इन पर पूरी तरीके से छा चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ कर नहीं पा रही थी। कुछ ही समय बाद अचानक से दरवाजे से खटखट की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं बाहर से, जैसे कोई काफ़ी तेज़ खटखटा रहा। बिल्कुल इनको ठीक आवाज़ें आ रही थी कि प्रशांत अंदर है तू क्या, प्रशांत तू क्या अंदर है, हमारी बात सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा, अरे यार बोल तो सही कुछ। लेकिन प्रशांत तो बिल्कुल सन के सन बैठे हुए थे, उनको सब कुछ सुन रहा था, लेकिन ये नहीं कर पा रहे थे कि वो उठें और दरवाज़ा खोलें। और एक बात और, दरवाज़ा खोलें मतलब दरवाज़ा तो बंद नहीं हुआ था, वो तो शायद किसी फोर्स हो सकता, तेज हवा से बंद हुआ हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। किसने किया कुछ नहीं पता। कम से कम 1-1.5 घंटा उसको आवाज़ सुनती रहती है प्रशांत को। उसका दोस्त कह रहा होता है कि भाई क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। बस वो देखे जा रही थी उस परछाई को जो बार बार कोशिश कर रही थी अपने शरीर में दोबारा जाने के लिए। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद कुछ आवाज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आने लग पड़ती हैं और आखिर में दरवाज़ा टूटता है। जब दरवाज़ा टूटता है तो वो देखते हैं कि डॉक्टर्स, वो उनका दोस्त रियाज, उसके आगे दोस्त इनको आके हिलाते हैं। उसके बावजूद भी बस ये अपनी पुतली को आंखों की हिला पा रहे थे, लेकिन बोल नहीं कुछ पा रहे थे। और इनका दोस्त पानी के छींटे मारते हुए कहता है भाई बोल तो सही, हुआ क्या। तकरीबन 10-15 मिनट इनको लग जाते हैं अपनी सेंस में वापस आने से, और ये रोते रोते कहते हैं कि भाई वो परछाई। जो डॉक्टर खड़े होते हैं वो इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्से होना शुरू होते हैं। कहते हैं यार किसको नौकरी पे रख दिया, क्योंकि उनके सुपरवाइजर भी साथ में होते हैं। ये कौन लेकर आए यार, कोई नशेड़े तो नहीं लाकर खड़ा कर दिया, अंदर से दरवाज़ा बंद करके खड़ा। ये कहते हैं नहीं साहब ऐसा नहीं है, वो परछाई थी, मैंने देखा खुद, वो आसपास अभी आप आवाज़ सुनी है तो पता नहीं कहाँ पे गई। लेकिन डॉक्टर तो कुछ सुनने के मूड में थे नहीं। उनका बस चलता तो इनको गालियाँ निकालते और उन पर हाथ भी खड़ा करते। जैसे ही उनका ध्यान उस शीशे की तरफ जाता जो क्रैक हुआ था, वो और भड़क पड़ते हैं। अब तो सुपरवाइजर भी भड़क पड़ते हैं, भाई ये किस नशेड़ी को लेकर आया, ये क्या करके बैठा हुआ। लेकिन ये कहे जा रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए कि कुछ अंदर लाशों के साथ तो नहीं हुआ, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था।
दरवाज़ा खुलता भी कैसे, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब जब काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो फिर उस शीशे को तोड़ा जाता है और जब देखा जाता है तो सबके सब हैरान रह जाते हैं। दरवाज़ा सच में अंदर से बंद था। जो पहले डॉक्टर और वो सुपरवाइज़र इन पर काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे थे, अब वो भी बिल्कुल स्पीचलेस थे। इस चीज़ का जवाब किसके पास था कि दरवाज़ा अंदर से कुंडी किसने लगा दी दरवाजे को। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर प्रशांत को रियाज और उसका दोस्त हौसला देते हैं। प्रशांत तो कुछ देर बाद फूट फूट कर रोने लग पड़े, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि अब उनकी नौकरी बचेगी नहीं। अभी वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे और प्रशांत कहता है कि पता नहीं यार वो परछाई। तो रियाज और उसका दोस्त कहते हैं भाई हम तेरे पे विश्वास करते हैं, तू ऐसा मत सोच कि हम नहीं विश्वास करते, लेकिन हम अब सुपरवाइज़र को कैसे समझाएं और डॉक्टर तो कह देगा भाई इसको नौकरी से निकाल दे। लेकिन प्रशांत कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं बचा कैसे, उस परछाई से बचा कैसे, उस प्रेत से बचा कैसे। तो रियाज का दोस्त कहता है कि भाई माता रानी ने तेरी मदद करनी थी शायद, देख मेरी बाजू से ब्रेसलेट उतार के वो तेरी बाजू में बांध दिया। ये सब माता रानी का चमत्कार है। मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने तुझे वो दिया, शायद जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी उसको मिलना था, और तुझे बचाने का प्रोग्राम तो माता रानी ने पहले ही कर दिया था। जब प्रशांत देखते हैं उस ब्रेसलेट को तो जो उनके आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी उसमें एक चमक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी और कुछ जाता हुआ भी दिखाई दे रहा था। वो डर जिसका सामना वो पता नहीं पिछले कितने घंटों से कर रहे थे, आज उनको विश्वास हो चुका था कि मुझे बचाने के पीछे माँ बगलामुखी का बहुत बड़ा हाथ है, या कह सकें कि माँ बगलामुखी ने ही बचाया है। और उनका डर भी बिल्कुल कफूर हो चुका था। अब उनको वो बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो परछाइयाँ उनकी आंखों के सामने फिर आ रही थी। जो पिछले कुछ घंटों में उनके साथ हुआ उनको फिर कुछ सब कुछ वो याद आ रहा था, लेकिन डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। लेकिन एक चीज़ का डर था जो सोच कर बैठे थे और वही हुआ। बुलावा आता है इनको सुपरवाइज़र का कि मेरे रूम में आके मिलो, और जब वहाँ पर जाने लगते हैं तो ये रियाज को कहते हैं कि भाई नौकरी गई। रियाज कहता है कि भाई जान से बढ़कर कुछ थोड़ा, निकाल देंगे तो देखेंगे कहीं और कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जब प्रशांत वहाँ पर जाते हैं तो वो सुपरवाइज़र और वो डॉक्टर वहाँ पर थे, लेकिन उनकी जो हाव भाव थे कुछ बदले बदले से थे। वो डॉक्टर और जो सुपरवाइज़र इन पर काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे थे। वो इनको बैठने के लिए कहते हैं, तो सुपरवाइज़र इनके आगे पानी रखते हैं कि पानी पियो भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये तो और ज़्यादा डर रहे थे कि भाई अब कुछ ज़्यादा डरावना तो नहीं मेरे साथ करने लगे। लेकिन वो सुपरवाइज़र और वो डॉक्टर थे काफ़ी अच्छे। वो माफ़ी मांगते हैं। वो माफ़ी मांगते हैं कि हमने तुम्हें बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह दिया। जो दरवाज़ा अंदर से बंद था वो इस चीज़ की गवाही था कि तुमने कुछ नहीं किया। कुछ ऐसा हुआ है आज रात जिसको तुमने भुगता है, और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई जो एम्प्लॉई है किसी तरीके के ट्रॉमा से निकले। और जहाँ तक रही नौकरी की बात, जब तक तुम्हारा मन करेगा तुम करना, किसी भी तरीके का कोई भी बंधन नहीं है तुम पर, और ना ही तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। और अगर तुम चाहो तो तुम कुछ दिनों की छुट्टियां ले सकते हो और उसकी तनख्वाह नहीं कटेगी। प्रशांत की तो मानो बस जान में जान आ गई और वो कहता है कि नहीं, छुट्टी किस बात की साहब, जो डर था वो शायद आज यहीं पर ख़त्म हो गया। अब कोई भी कुछ भी हो जाए मैं तो यहीं पर नौकरी करूँगा। और तब से लेकर आज जब ये सभी दोस्त पार्टी पर कर रहे थे, उनकी नौकरी का आखिरी दिन था। प्रशांत के मुताबिक काफ़ी कुछ हुआ। काफ़ी बार ऐसी लाशें आती थी जहाँ जिसको देखकर लगता था कि इनके साथ इनका प्रेत भी आ चुका है। काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं भी होती, लेकिन ये डट कर नौकरी करते रहे, क्योंकि इनको बस अब था कि माता रानी मेरे साथ में है, और अपनी नौकरी अच्छे से निभाई। वो मुर्दाघर जहाँ आए दिन कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड चेंज होता ही रहता था, इन्होंने तो वहाँ पर कई साल नहीं बल्कि कई दशक नौकरी करके रिकॉर्ड ही कायम कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास पर कि माता रानी मेरे साथ है, और वो थी भी और वो है भी। आई होप ये किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा, और आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। इत्तेफाक से जो ये अगला किस्सा है ये भी सिक्योरिटी गार्ड का ही किस्सा है। नीलेश एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना शुरू करते हैं। नई नई इनकी नौकरी लगी थी और इनकी जो शिफ्ट थी वो भी रात की शिफ्ट थी। जो दिन के समय में था वो भी इनका दोस्त था और जब भी ये शिफ्ट चेंज करते कुछ देर आपस में बातें करते। आज इनकी नौकरी का पहला दिन था तो ये राउंड लगा रहे थे तो उस सोसाइटी के गार्डन में, जो छोटा सा गार्डन था, वहाँ पर देखते हैं कि एक बच्ची बैठी हुई है जो इनकी तरफ पीठ करके बैठी थी। तो इनको काफ़ी अजीब लगता है कि रात के कुछ 12 बजे के समय में अमूमन कुछ 8-9 साल की बच्ची का बैठना काफ़ी अजीब है। तो ये पहले तो कहने की कोशिश करते हैं कि भाई चली जाए, अपने घर में चली जाए, लेकिन सोचते हैं कि भाई पहला दिन है, ऑफेंड हो जाएंगे, वैसे भी क्लोज्ड गेटेड सोसाइटी है, बाहर यहाँ से कहाँ पर जाएगी, सेफ तो है, और मैं किस लिए हूँ, मैं तो इसलिए ही हूँ कि इनकी रक्षा करनी है। तो ये यहाँ पे ये इतनी तवज्जो देते नहीं है और अपना काम करने लग पड़ते हैं। कुछ समय बाद जब ये राउंड वगैरह लगा के आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे नहीं है। इनको तसल्ली होती है भी घर पे चली गई होगी, लेकिन ये सिलसिला जो है वो हर रोज़ रात को होने लग पड़ता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हर रोज़ वो लड़की वहाँ पर बैठी होती थी। अब इनसे रहा नहीं जा रहा था। उसका कारण ये था कि इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि उसके जो कपड़े थे वो एक से ही होते थे। कभी भी इन कुछ दिनों में उन्होंने ऐसा नोट नहीं किया कि इनका जो लड़की के जो कपड़े हैं वो दूसरे होंगे। ऐसा कैसे हो सकता था? नाइट सूट हो तो फिर भी माना जा सकता, लेकिन वो नाइट सूट था नहीं। एक दिन ये पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि बेटी रात के समय में आप क्या करती रहते हो यहाँ पे? तो उसको कोई आवाज़ नहीं आती, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इनको बड़ा अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई लड़की ना बैठी हो, बल्कि वहाँ पर कोई लड़की का पुतला हो जो बस वहाँ पर बैठा है। लेकिन ऐसा भी नहीं था, क्योंकि कुछ देर बाद तो वो होती नहीं थी। लेकिन ये इस चीज़ को सोचकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आवाज़ लगा रहा हूँ तो ये रिस्पॉन्स ही नहीं बिल्कुल दे रही, जैसे बिल्कुल डल की डल होकर बैठी है। फिर भी ये अपने काम से काम रखना मुनासिब समझते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन रात को जब ये उस लड़की को फिर देखते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई इस बार मैं पूछता हूँ और अगर ये जवाब नहीं देगी तो मैं इसके पास जाऊँगा। जब ये फिर से आवाज़ लगाते हैं लड़की को तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। 2-3 बार उसको आवाज़ लगाते हैं लेकिन फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब वो उसके पास जाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उसके पास जब जाते हैं, कुछ ही दूरी रह जाती है तो वो लड़की उठती है और भागती है। जब वो भागती है तो इनको काफ़ी अजीब लगता है। ये भी उनके पीछे पीछे चल जाते हैं और एक गार्डन से होती हुई उस बिल्डिंग के अंदर जाती है जो बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ थी। इनको कुछ अजीब लगता है, इनको लगता है कि हो ना हो कोई दिक्कत है और मैं जाता हूँ। जब ये पीछे जाते हैं तो वो लड़की कॉरिडोर में खड़ी होती है, 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में खड़ी होती है और इनकी तरफ पीठ खड़ी करके। फिर ये सोचते हैं कि मुझे पता तो लगे ये लड़की है कहाँ पे, और इसको फिर से आवाज़ लगाते हैं कि कौन से रूम में रहती है, कौन से फ्लैट में रहती है। तो फिर कहते हैं कि बेटी कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ, मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ कि तुम ऐसे बैठी रहती हो, तो कोई समस्या है तो बताओ। वो लड़की इनकी आवाज़ बिना सुने आगे चल जाती है और वो एक अपार्टमेंट की तरफ जाती है और अंदर चली जाती है। जब ये उसके पीछे पीछे जाते हैं तो वो पाते हैं कि दरवाज़ा बंद है। ये घड़ी पर अपना टाइम देखते हैं तो जो टाइम होता है वो 1 बजे के आसपास का होता है। लेकिन वो एक चीज़ अजीब सी महसूस करते हैं कि दरवाज़ा देखने में काफ़ी पुराना सा लग रहा था और जो वो अपार्टमेंट भी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी देर से उसकी साफ सफाई ना की गई हो। ये उनको अटपटा तो लगता है, लेकिन ये सोचते हैं कि भाई अब रात के 1 बजे का मैं सुबह देखता हूँ। सुबह तो इनकी ड्यूटी होती नहीं थी, लेकिन ये सोचते हैं कि लेकिन सुबह भाई मैं स्पेशली आऊँगा कि पता करने की भाई ये क्या माजरा है। अब इनकी ड्यूटी ख़त्म होती है तो ये अपने घर में जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और तकरीबन कुछ दोपहर के समय में दोबारा आते हैं। इनका दोस्त इनको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है भाई इस समय क्या करने आ गए हो? तो कहते हैं बस यार तुझसे काफ़ी दिनों से बात करनी थी मैंने, लेकिन मुझे लगा था कि ये आम बात होगी, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा। कहता है क्या बात होगी? अब ये सारा किस्सा बताते हैं कि ऐसे एक लड़की है और वो इस रूम में जाती है, मैंने उसको लास्ट में इस रूम में जाते देखा। अब जैसे ही उस रूम का नाम लेते हैं तो जो इनका दोस्त है वो तो सन का सन रह जाता है। वो कहता है कौन सा रूम?
वो कहता 3rd फ्लोर का कोई अपार्टमेंट का रूम लेता है। कहता भाई तुझे पक्का पता है वो लड़की कहाँ वहाँ पे गई है? कहता मुझे पक्का पता है लड़की वहाँ पे गई है। तो ये विश्वास से कह सकता है कि उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गई? कहता नहीं यार, मैंने उसको अंदर जाते देखा। कहता भाई सच बता, तूने कुछ रात को कुछ पी पू तो नहीं थी, मतलब नशा नुशा तो नहीं किया था? तो नीलेश कहते हैं भाई तुझे तो पता है मैंने कभी ज़िंदगी में नशा नहीं किया, कैसी बातें कर रहा है? तो कहता है यार बात ऐसी है कि जो वो रूम है ना, जो वो अपार्टमेंट है, वो काफ़ी सालों से बंद है, और वहाँ का जो किस्सा है बंद होने का वो ये है कि वहाँ से एक लड़की गिर के मरी थी, और जिसकी तू बात कर रहा है ना कि इतने साल के आसपास है, वो भी उतने साल के आसपास ही थी। उसके बाद फिर वो अपार्टमेंट कभी बस ही नहीं सका। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की वहाँ पे गई हो? अब ये सुनने की देर थी, इनकी तो टांगें कांपनी शुरू कर देती हैं, लेकिन इनको विश्वास नहीं आता। फिर इनका जो दोस्त होता है वो कहता है चल मेरे साथ। जब वो वहाँ पर जाया जाता है लेकर, वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा उन्होंने रात को देखा था, और अपना रजिस्टर दिखाया जाता है, यहाँ पर कट किया होता है कि ये अपार्टमेंट मतलब यहाँ पर कोई नहीं रहता। अब जब ये देखा इन्होंने कि ये तो बिल्कुल ठीक है, और वो लड़की वो दरवाजे के बिल्कुल आर पार होकर गई थी। अब आप क्या सोचते होंगे कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी? नहीं, ये नौकरी करते रहे, और वो लड़की इनको गाहे बगाहे नज़र आ जाती थी। नौकरी इन्होंने इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि कभी उसने उनका नुकसान नहीं किया, बस वो ऐसे ही बैठी रहती और खुद ब खुद गायब हो जाती। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बस शांत रहकर इंतज़ार कर रही होती है अपनी मुक्ति का। यह भी शायद उनमें से एक थी जो इंतज़ार कर रही थी अपने जाने का, सही समय पे जाने का। आई होप ये किस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा, और अगर आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब शुरू करते हैं हम सेगमेंट आज का जो फीडबैक है वो थोड़ा सा लंबा है और बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, और ये है संदीप मलिक जी का 1825। संदीप मलिक जी कहते हैं नॉर्मल फीडबैक, आफ्टर वन स्टोरी एंड्स टेक अ 10 to 20 seconds गैप, if not at least add an image with the heading of the next story and a sound with that too. For example, story 1 सुनील के पीछे चुड़ैल पड़ी etc etc. When the story finishes, story 2 सुनील बाबा के पीछे डायन पड़ी। भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा बताओ? पहली स्टोरी में भी आपने चुड़ैल मेरे पीछे लगवा दी और दूसरी स्टोरी में भी डायन पीछे लगवा दी। आपको मैं ही मिला था दोनों चीज़ों को पीछे लगवाने के लिए। सुनील की जगह कोई और नाम लिख लेते, खैर एक में कम से कम अपना नाम लिख लेते भाई। चलो अब लिख ही दिया तो क्या कर सकते हैं। बिकॉज द स्टोरी इज काइंड ऑफ बिकम अ कंटिन्यूस, कभी कभी व्हेन आई एम वर्किंग पता नहीं चलता एक स्टोरी कब खत्म हो गई और दूसरी स्टार्ट हो गई। बाकी योर स्टोरीज एंड नरेशन आर रियली गुड, कीप इट अप। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएशन कर लिए, और आपका जो फीडबैक है वो बड़ा जेन्युइन फीडबैक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जब मैं ये कहता हूँ कि आपको किस्सा कैसा लगा, और जल्दी से अब शुरू करते हैं अगला किस्सा, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। जब ये कहता हूँ आई थिंक ये इनफ हर्डल होता है, इनफ स्पीड ब्रेकर होता है मेरी पिछली स्टोरी और अगली स्टोरी के बीच में, कि आसानी से वैसे पता लग जाना चाहिए कि ये पहली स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब आपका ये फीडबैक है कि कंटिन्यूटी में कई बार नहीं पता लगता, या फिर ये तब वैसा ज़्यादा होता कि शायद जब कोई सोने की कोशिश कर रहा है और उसको सुन रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, और इसको आई थिंक मैं ट्राई करूँगा कि पहली स्टोरी के बाद अभी तो कुछ वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो कमिंग वीडियोस में शायद ये देखने को मिले। और ठीक है वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सब्सक्राइब करने वाला, और जब किस्सा ख़त्म होता है जो मैं कहता हूँ आपको पसंद आया कि नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताइए, ये भी होता है। फिर भी खैर उसमें छोटा सा एक क्या कहते हैं उसको, ट्रांजिशन लगा के कर देंगे भाई, कि स्टोरी टूर उसका शीर्षक लगा के, और थोड़ा सा म्यूज़िक ऐसा नहीं, मतलब जैसे कोई होता है डिफरेंस, मतलब दोनों यार जैसे होता है कुछ
देख लेंगे अपने हिसाब से, मैं देख लूँगा, है ना, ये ठीक है। ठीक है, आपका अच्छा फीडबैक, थैंक यू फॉर फीडबैक। और अब वक्त है विराम देने का इस एपिसोड को। जल्दी से मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।